हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संतोष स्टडीज एकेडमी में। हम लोग आज सी टीचर 4.0 से संबंधित साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है गुरुत्व द्वारा, बी ऑप्शन है पवनों द्वारा, सी ऑप्शन है बादलों द्वारा और डी ऑप्शन है पृथ्वी के घूर्णन द्वारा। तो वायुमंडलीय जो हवा है वो धरातल के निकट कैसे आती है, तो वो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा आती है। इसका सही जवाब ऑप्शन ये होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। ऑप्शन ए है ग्रीष्म ऋतु में चल सकती है, बी है शीतकाल में, सी है बसंत ऋतु में और डी है वर्षा ऋतु में। इसका सही जवाब देना है आपको। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, शीत ऋतु में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का पलायन वेग है। ऑप्शन ए है 15 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी है 21.1 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी है 7 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन डी है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसका सही जवाब देना है आपको। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। अब पलायन वेग कहते किसे हैं? पलायन वेग वो वेग होता है कि इस वेग से किसी भी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकोगे तो वो अंतरिक्ष में चला जाएगा, पुनः पृथ्वी पर नहीं आएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? ऑप्शन ए है कि वह वस्तु अंतरिक्ष में चली जाएगी। तो कोई वस्तु अंतरिक्ष में कब जाएगी? जब उसे पलायन वेग के स्पीड पर फेंका जाएगा। तो पलायन वेग होता क्या है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि एक सेकंड में उसकी स्पीड 11.2 किलोमीटर होनी चाहिए, तभी वो अंतरिक्ष में जाएगी या तो नहीं जाएगी। तो ये स्पीड तो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड है, यानी ये पलायन वेग के बराबर नहीं है, कम है, इसलिए ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन कह रहा है कि वह वापस पृथ्वी पर आज गिरेगी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। यदि ऊपर कोई वस्तु फेंकने पर जब अंतरिक्ष में नहीं जाएगी तो वह पुनः पृथ्वी पर ही तो आएगी। तो इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण है। ऑप्शन ए है कि यह पृथ्वी के निकट है, बी है यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, सी है यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है और डी है इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। इसका सही जवाब बताना है आपको। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन ए है श्यानता, ऑप्शन बी है बायल का नियम, सी है गुरुत्वीय बल, डी है पृष्ठीय तनाव। इसका सही जवाब देना है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो बॉल पेन है ये गुरुत्वीय यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल वाले सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किस पिंड का वजन किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है। ऑप्शन ए है गुरुत्वाकर्षण, बी है द्रव्यमान, सी है ये और बी दोनों और डी है उत्प्लावन उत्प्लावकता। देखिए यहाँ पर पिंड यानी कि वजन की बात कर रहा है। वजन मतलब भार, यानी कि भार के मतलब क्या होता है? भार बराबर होता है यम गुणे जी, यानी कि W बराबर यम गुणे जी, यानी कि भार बराबर द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। मतलब इसके मतलब क्या होता है कि जो भार होता है वो किस पर डिपेंड होता है? वो गुरुत्वाकर्षण बल पर डिपेंड होता है और द्रव्यमान पर डिपेंड होता है। तो द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण बल इन दोनों का गुणनफल भार होता है, इसीलिए इसमें गुरुत्वाकर्षण और द्रव्यमान दोनों आएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है
कि जब गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के अधीन परवलया पथ में जाने वाला विस्फोटक, अब देखिए इसमें दो ही ऑप्शन है तो इसलिए इसको हम नहीं लेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कथन चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। ये कथन है। कारण है कि चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। देखिए कथन कह रहा है कि चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है, तो ये कथन तो सही है। और कारण कह रहा है कि चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। पृथ्वी की तरह चंद्रमा पर तो गुरुत्वाकर्षण है, लेकिन पृथ्वी का 1/6 गुरुत्वाकर्षण है, तो इसलिए जो कारण है ये गलत हो जाएगा, कथन सही है। अब ऑप्शन में देखते हैं। पहला ऑप्शन है कह रहा है कि कथन और कारण दोनों सही है, नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, केवल कथन सही है, कारण गलत है। बी में है कि कथन और कारण दोनों सही है, ये भी गलत हो जाएगा। सी में है कि कथन सही है, हाँ कथन सही परंतु कारण गलत है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, कथन सही और कारण गलत है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का भार होता है। ऑप्शन ए है ध्रुवों पर अधिकतम, बी है पृथ्वी की सतह पर सब जगह एक समान, सी है विषुवत रेखा पर अधिकतम, और डी है मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतों पर अधिक। यहाँ भार की बात की गई है, तो W बराबर क्या होता है, mg, यानी कि भार बराबर होता है द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। यानी कि जो भार है वो किस पर डिपेंड करता है, ये गुरुत्वीय त्वरण पर डिपेंड करता है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल पर डिपेंड करता है। अब गुरुत्वाकर्षण बल देख लेते हैं। देखिए ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री अक्षांश है, ये 23.5 डिग्री अक्षांश है, और यहाँ पर 90 डिग्री अक्षांश है, यहाँ पर 90 डिग्री अक्षांश है, और यहाँ 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। यहाँ ऊपर नॉर्थ पोल है और नीचे साउथ पोल है। अब यहाँ पर देखिए कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये पृथ्वी पर समान नहीं होता है। ये जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कम होता है, और विषुवत रेखा से जैसे आप ध्रुव की तरफ बढ़ोगे तो गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता जाएगा। ध्रुव की तरफ आने पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ेगा, और ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ आओगे तो गुरुत्वाकर्षण बल में कमी आएगी। तो इसके मतलब ये हुआ कि सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ होता है, तो सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर होता है, और सबसे कम गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ होता है, विषुवत रेखा पर होता है। इसीलिए अब जो भार है वो गुरुत्वाकर्षण पर डिपेंड करता है, तो जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होगा वहीं पर भार सबसे अधिक होगा। तो इसीलिए ध्रुवों पर जो है भार ये अधिकतम होता है, और कम भार कहाँ होगा, ये विषुवत रेखा पर। तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन ये हो जाएगा कि ध्रुवों पर शरीर का भार अधिकतम होगा। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा। अब देखिए W बराबर mg, यानी कि भार बराबर होता है द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। अब कह रहा है कि अचानक लुप्त हो जाता है क्या, गुरुत्वाकर्षण बल, ये जो g है ये लुप्त हो जाए, मान लिया जाए कि लुप्त हो गया, इसका मान 0 हो गया, किसका, g का मान, तो W क्या बचेगा। अब जब यहाँ पर g हो जाएगा तो बचेगा W बराबर m गुणे 0। अब 0 को किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा, 0, यानी कि 0 जब किसी के साथ गुणा होता है तो दूसरे को भी 0 बना देता है, यानी कि इसका जो मूल्य आएगा यानी वैल्यू आएगी 0, यानी W बराबर 0, यानी कि भार क्या हो गया, 0। मतलब जब गुरुत्वाकर्षण बल का भार 0 हो जाएगा, यानी गुरुत्वाकर्षण बल की वैल्यू 0 हो जाएगी तो भार भी 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन ये कह रहा है कि वस्तु का भार 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ g का मान 0 करने पर वस्तु का भार कितना हो जाता है, 0 होगा, मतलब कथन सही है। आगे कह रहा है परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। हाँ, द्रव्यमान
वही रहेगा और जो है भार शून्य हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन ये हो जाएगा। बी देख लेते हैं। कह रहा कि वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा, द्रव्यमान शून्य नहीं होगा, इसलिए बी कथन जो है वो गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन है कि वस्तु का भार तथा द्रव्यमान दोनों शून्य होंगे, नहीं, केवल और केवल भार शून्य होगा। डी कह रहा कि वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, कभी नहीं बढ़ेगा, तो इसलिए इसका जो है सही जवाब ऑप्शन ए होगा कि वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु जो द्रव्यमान है वो समान रहेगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसीलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उतनी दूरी पर अस्तित्वहीन होता है जहां पर ये कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण किए जाते हैं। बी कह रहा कि चंद्रमा के आकर्षण से निष्क्रिय हो जाता है। सी कह रहा कि उसकी नियत चाल के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है और डी कह रहा है उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। इसका सही जवाब आपको देना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कि उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है, इसीलिए उपग्रह आकर्षण बल नहीं काम करता है पृथ्वी का। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है। यानी कि जो उपग्रह है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो कौन सा बल कार्य करता है। ऑप्शन ए है कि अपकेंद्रीय बल, बी है केंद्राभिमुखी बल, सी है गुरुत्वाकर्षण बल या इसकी कमी, डी है कोई अन्य बल। इसका सही जवाब देना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी केंद्राभिमुखी बल। सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। यानी कि प्रकृति में जो 4 बल हैं उनके बारे में बात कर रहा है। कौन कौन? गुरुत्व बल, विद्युत चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर एक सही नहीं है, जो सही नहीं है उसको बताना है, यानी कि हमें इसमें गलत को चिन्हित करना है। ऑप्शन ये कह रहा है कि गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल है। जो गुरुत्वीय बल है ये सबसे प्रबल बल है, नहीं, ये जो गुरुत्वीय बल है यानी कि गुरुत्वाकर्षण जो बल है ये सबसे दुर्बल बल है। क्या है? चारों बलों में से सबसे दुर्बल बल है। सबसे प्रबल बल कौन है? प्रबल नाभिकीय बल, ये सबसे प्रबल बल है। तो इसलिए जो पहला ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा और हमें गलत ही बताना था, तो इसलिए इसका जो है सही जवाब ऑप्शन ये होगा। बी देख लेते हैं। बी कह रहा कि विद्युत चुंबकत्व तो सिर्फ विद्युत आवेश वाले कणों पर क्रिया करता है, तो ये सही है। सी है कि दुर्बल नाभिकीय बल विघटनाभिकता का कारण है, ये भी सही है। डी है कि प्रबल नाभिकीय बल परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को धारिता किए रखता है, ये भी सही है। तो इसका सही जो जवाब है ऑप्शन ए होगा, हमें इसमें गलत बताना था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, बी है कुंडली में घर्षण होता है, सी है लोलक की लंबाई बढ़ जाती है और डी है लोलक के भार में परिवर्तन हो जाता है। इसका सही जवाब देना है आपको, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि एक लड़की चूल्हे पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, यानी कि झूला पर बैठी है एक लड़की और बैठने वाली स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल कम हो जाएगा, बी है कि अधिक हो जाएगा, सी है लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, डी है अपरिवर्तित रहेगा। इसका सही जवाब देना है आपको। तो लड़की जब झूले पर खड़ी हो जाएगी तो उसका जो प्रदोल आवर्तकाल है ये कम हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन ये होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है कि एक जब गोला माध्य स्थान से गुजरता है, देखिए इसमें थोड़ा कट रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है कि एक समान दोलन का दोलन चल रहा है, ऐसे में
कथन एक है कि जब गोला माध्य स्थान से गुजरता है त्वरण शून्य होता है, तो ये जो है कथन सही है। दूसरा कथन कि हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है, ये भी सही है। तीसरा कथन कहता है कि दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है उसकी गति और त्वरण दोनों शून्य होती है, ये बात गलत है। चौथा कथन कह रहा है कि सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम हो जाता है, ये भी सही है। तो कथन 1, 2 और 4 सही है और तीसरा गलत है। तो 1, 2, 4 जो है सी में है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि तुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि होती है। ऑप्शन ए है 365 दिन, बी है 30 दिन, सी है 24 घंटे और डी है निरंतर परिवर्तनशील। तुल्यकाली उपग्रह के मतलब क्या होता है? ये कृत्रिम उपग्रह, जो उपग्रह छोड़े जाते हैं और पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, उसे तुल्यकाली उपग्रह कहा गया है। ये जो उपग्रह है ये पृथ्वी के घूर्णन गति के अनुरूप चलता है। तो पृथ्वी की घूर्णन गति जो है वो कितने टाइम में पूरी होती है? लगभग 24 घंटे में। तो ये पृथ्वी के घूर्णन गति के साथ साथ ये भी परिक्रमा करता है, तो इसलिए इसका जो परिक्रमण का अवधि होगा वो 24 घंटे होगा। इसलिए इसका जो है सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो तुल्यकाली यानी कि जो पृथ्वी अवलोकन जो उपग्रह भेजे जाते हैं वो कितनी ऊंचाई पर भेजे जाते हैं? जिस कक्षा में भेजे जाते हैं उसे भू स्थिर कक्षा कहते हैं, और भू स्थिर कक्षा पृथ्वी के घूर्णन गति के समान वो भी जो है गति करता है, और इसकी ऊंचाई 36,000 किलोमीटर की होती है। इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन ई हो जाएगा, 36,000 किलोमीटर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है, क्योंकि ऑप्शन है कि पत्थर पैराशूट से भारी है, बी है कि पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज़्यादा है अतः वायु का प्रतिरोध अधिक है। तो इसका जो है सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। सी कह रहा है कि पैराशूट में विशेष तंत्रों की आवश्यकता है, कोई विशेष तंत्र नहीं लगा होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत है। ये कह रहा है कि पत्थर पैराशूट से भारी होता है इसीलिए ऐसा होता है, तो ये भी गलत है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार ये है कि अधिकतम होता है, बी कह रहे कि न्यूनतम होता है, सी कह रहे परिवर्तित होता है और डी है कि शून्य होता है। जो गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से यानी कि जो निर्वात है उस अवस्था में कोई वस्तु गिर रही है तो उसका भार कितना होगा? उसका भार शून्य हो जाएगा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि क्या होगी? यह है कि उतनी ही रहेगी, बी है कि घटेगी, सी है शून्य रहेगी, डी है बढ़ेगी। इसका सही जवाब देना है आपको, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चंद्रमा पर क्या होगा? समयावधि बढ़ेगी। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है, किस प्रकार सहायता करता है? ऑप्शन ए है कि कम काम करने में सहायता करता है, बी है कम बल का प्रयोग करके उतनी ही मात्रा में काम करने में, सी है कि उतनी ही कम मात्रा में काम धीरे धीरे करने में, और डी है उतनी ही मात्रा में काम अधिक तेजी से करने में। तो इसका सही जवाब देना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग ऑप्शन ए है कि बढ़ेगी, बी है घटेगी, सी है रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और डी है वह बढ़ेगी या घटेगी यह वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। इसका सही जवाब देना है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, घटेगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि बल का गुणनफल है, यानी कि बल बराबर क्या होता है? तो
फादर बराबर होता है माँ, यानी कि F बराबर होता है यम गुणे ये। इसके मतलब ये हुआ कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। तो देख लेते हैं कि ऑप्शन ए में है कि द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है, बी कह रहा है कि द्रव्यमान और त्वरण का, तो किसका जो है गुणनफल होता है, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऑप्शन ए है ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है, ये गलत है। बी कह रहा है कि ऊर्जा का सृजन हो सकता है, ये भी गलत है। सी कह रहा है कि ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता है परंतु विनाश हो सकता है, ये भी गलत है। डी कह रहा है कि ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। ऊर्जा ना उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, इसीलिए ये ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है, तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। ऑप्शन है कि गतिज ऊर्जा, बी है स्थितिज ऊर्जा, सी है सौर ऊर्जा, डी है विकिरण ऊर्जा। इसका सही जवाब बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो गतिज ऊर्जा है ये विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, इसका सही जवाब ऑप्शन ये है। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किसने की थी, तो इसकी खोज एडिसन ने की थी, बी है ग्राहम बेल ने की थी, सी है कुक ने की थी और डी है टैरी एडिसन ने की थी। इसका सही जवाब देना है आपको। इसका सही उत्तर ऑप्शन ये हो जाएगा एडिसन, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ये है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है, ऑप्शन ए है गतिज ऊर्जा है, बी है स्थितिज ऊर्जा है, सी है उष्मीय ऊर्जा है, डी है रासायनिक ऊर्जा है। इसका सही जवाब देना है आपको। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थितिज ऊर्जा होती है घड़ी के स्प्रिंग में। इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे एक स्नेहक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है क्यूप्राइट को, बी है ग्रेफाइट को, सी है हेमेटाइट को, डी है क्रायोलाइट को। इसका सही जवाब बताना है आपको, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ग्रेफाइट एक स्नेहक के रूप में कार्य करता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो आज की क्लास पूरी हुई। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि समय से क्लासें मिलती रहें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।